मैं एक बहुत ही बदनसीब लड़की हूँ जो खूबसूरती की वजह से सारे के सारे मर्द मेरे साथ सोना चाहते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही हसीन लड़की हूँ। यहाँ तक कि मेरे बाप ने भी मुझे नहीं छोड़ा। मेरे साथ मर्द जो चाहे जैसा चाहे कर सकते हैं। एक दिन मेरे कमरे में एक लड़का आया, उसने मेरे साथ जो किया उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसने मेरी जान। आज मेरे दोस्त ने मुझे बेहद हसीन, खूबसूरत और दिलकाश सी लड़की की तस्वीर भेजी थी। आज से पहले मैंने इतनी सुंदर, इतनी दिल नसी लड़की कभी नहीं देखी थी। देखने में उस लड़की की उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, लगभग से 17 से 18 साल ही होगी। उस लड़की की फोटो को देखकर मैंने उसी समय अपने दोस्त को कॉल किया और उससे पूछा कि मैं इस लड़की के साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ, क्या संभव है? तो वह कहने लगा कि तू तो देख ही रहा है ना, यह लड़की कितनी हसीन है। यह एक रात के कम से कम 15,000 लेगी। इससे कम तो वह मानने से रही। मैंने कहा, इतनी खूबसूरत लड़की पर 15 तो छोड़, मैं 50 भी देने को तैयार हूँ, बस तू मेरी इससे सेटिंग करा दे। मेरा दोस्त कहने लगा कि ठीक है भाई, तू बस तैयार हो जा, मैं कुछ देर में सब कुछ सेट करके तुझे बताता हूँ। अपने दोस्त का फोन रखने के बाद मैं तैयार हो गया। मैं इस लड़की से किसी भी तरह मिलना चाहता था, इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। अब मैं अपने दोस्त की कॉल का इंतजार कर रहा था। मैं पेशे से एक रिपोर्टर हूँ और नई से नई खबर ढूंढकर निकालना मेरा काम है। मैं इस लड़की से मिलकर यह जानना चाहता था कि आखिर यह लड़की इस धंधे में कैसे आई, वह भी इतनी कम उम्र में। मेरा दोस्त अक्सर मुझे ऐसी लड़कियों की तस्वीर देता था जो सड़क के किनारे खड़े होकर इस तरीके के काम किया करती थी। मैं तो बस यही जानने में बहुत उत्सुक था कि आखिर इस लड़की की कहानी क्या है। मुझे यकीन था कि कहानी बहुत ही धमाकेदार होगी और मुझे यह कहानी मिल गई तो मेरे चैनल की रेटिंग बहुत तेजी से ऊपर बढ़ जाएगी और साथ साथ मुझे प्रमोशन भी मिल जाएगा। थोड़ा इंतजार करने के बाद मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया और कहा कि मैं तेरा उस लड़की के साथ 12 बजे से 2 बजे तक का टाइम सेट कर दिया है और साथ ही साथ उसने मुझसे यह भी बताया है कि मुझे उससे कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है। उसकी बताई हुई जगह पर मैं समय से पहले ही पहुंच गया। वह बेहद छोटा सा एक गांव था जहां बहुत ही छोटे छोटे से घर बने हुए थे। मेरे दोस्त के बताए पते पर पहुंचकर मैंने दरवाजा बजाया और अंदर से इस लड़की ने दरवाजा खोला, मुझे देखकर मुस्कुराई और मुझे अंदर आने के लिए कहा। उसके पास से गुजरते हुए उसमें से बेहद अच्छी खुशबू आ रही थी। मैं उसके कमरे में जाकर बैठ गया। मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, पर कुछ ही देर में वह लड़की खुद मेरे बराबर में आकर बैठ गई। फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत थी। मैंने उस लड़की से कहा कि तुम एक काम करो, तुम सामने वाले सोफे पर बैठ जाओ। वह मुझे बेहद हैरानी से देखने लगी और सामने वाले सोफे पर बैठ गई। जब मैंने उसका नाम पूछा तो जोर जोर से हंसने लगी। जब उससे उसके हंसने की वजह पूछी तो वह कहने लगी कि नाम में क्या है, नाम तो कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ जिस काम से आए हैं उसे काम के लिए मैं तैयार हूँ। और धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी और कहने लगी कि अभी के 2 घंटे आपके हैं, आप जो चाहे जैसे चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। मैंने उसे वहीं पर रोक दिया। वो मुझे अपना कोई रोज का ग्राहक मान रही थी। रोज उसके पास कितने ही लोग आते थे। मैंने उससे हंसते हुए बताया कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ किसी भी तरीके का कोई गलत काम करने के लिए नहीं आया हूँ। तुम तो मुझे बेहद खूबसूरत लगी, तो मैं बस तुमसे एक बार मिलना चाहता था, इसलिए आया हूँ। क्या तुम मुझे अपने बारे में बताओगी? मैंने जानबूझकर रिपोर्टर वाली बात उससे छुपा ली थी ताकि वह बिना डरे और बहुत ही आराम से मुझसे बात कर पाए। मेरी बातों को सुनकर पहले तो वह बहुत हैरान हुई और फिर कहने लगी कि साहब, इतनी समय में मैं इस धंधे में हूँ, आज तक मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो मेरे पास आया हो और उसने मेरे साथ कुछ ना किया हो, जो मुझसे सिर्फ बात करने आया हो। तो आप मुझे मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको अपने बारे में क्या बताओ? इतना समय हो चुका है इस धंधे में कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई थी। उसकी आंखों में बोलते हुए आंसू भर आए थे और उसके शब्दों में बहुत दर्द था।
धीरे धीरे उसने मुझे अपने बारे में बताना शुरू किया, जिसे सुनकर आप अपने आप को रोने से रोक नहीं पाएंगे। वह कहने लगी कि मेरा नाम सुनैना है। मेरी माँ मुझे बेहद प्यार करती थी, लेकिन शायद मेरा इस दुनिया में पैदा होना ही मेरा बदकिस्मत था। मेरे पापा तो मुझे और मेरी माँ को समाज के भरोसे छोड़कर चले गए। उस समय सिर्फ 3 साल की थी जब मेरे पापा को एक बेटे की चाहत थी। जब मैं हुई तो उसके बाद से मेरी माँ दोबारा कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। ना जाने उन्हें क्या परेशानी हो गई थी। एक बेटे के इंतजार में मेरे पापा ने मेरी माँ के साथ 5 से 6 साल गुजारे थे। लेकिन जब उनको यकीन हो गया कि मेरी माँ अब दूसरी औलाद को जन्म नहीं दे सकती तो वह अलग हो गए। मुझे क्या पता था कि यह तो मेरे बदकिस्मती की सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। मेरे पापा हर रोज मुझे इतना मारते थे कि पीट पीट कर मुझे बेहोश कर देते थे, और साथ ही साथ मेरी माँ पर भी बहुत जुल्म करते थे। कभी कभी तो ऐसा तक होता था कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी मेरी माँ मेरे पापा के आगे हाथ पर जोड़ने लगती थी। कई बार ऐसा होता था कि मेरी माँ मेरे पापा से इतना परेशान हो जाती थी कि वह मुझे भला बुरा कहने लगती थी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं यह लगता था कि मेरी वजह से ही यह सब हो रहा है। मेरे पापा ने मुझे कभी भी मेरे नाम से नहीं बुलाया था। वो मुझे हमेशा बोझ कहते थे। मेरी माँ मुझे अक्सर कहती थी कि अगर तेरी जगह मैंने किसी बेटे को जन्म दिया होता तो आज मेरी ये हालत ना होती। और उसके बाद थोड़े समय में ही मुझे अपने गले से लगाकर बहुत ज्यादा रोने लगती थी। मैं अपनी माँ की स्थिति समझ सकती थी। मैं जानती हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरे पापा की वजह से मजबूर भी थी। एक दिन ऐसा भी आया जब मेरे पापा हम दोनों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। वह कहने लगे कि अब मैं तुम दोनों को पाल नहीं सकता, क्योंकि मेरी जिंदगी में अब एक ऐसी औरत है जो मुझे बेटे का सुख दे सकती है। मेरी माँ की तरह बाज नहीं है। वह दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस दिन मेरी माँ बहुत रोई थी। वह इन सब के पीछे मुझे जिम्मेदार मान रही थी। अब मैं और मेरी माँ इस दुनिया में अकेले रह गए थे। मेरे नाना नानी तो बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे, और मेरी माँ को अपने भाइयों से किसी तरीके की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें अक्सर यही लगता था कि इन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। मैं अपनी माँ की नज़रों में अपने लिए नफरत महसूस की थी। उस समय मेरी माँ की उम्र करीब 32 साल होगी। उस समय वह जवान ही थी। जब से पापा गए थे तब से 2 वक्त की रोटी भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई थी। लेकिन मैं उनकी बेटी थी ना, वह मुझे कैसे छोड़ देती। मेरे पेट पालने के लिए उन्होंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। हर रोज ना जाने कितने ही मर्दों की हवस भरी नजरों की शिकार होती थी। हमारी जिंदगी दिन पे दिन बहुत मुश्किल होती जा रही थी। एक ऐसा भी दिन था जब मेरी माँ की मुलाकात मोहन अंकल से हुई थी। वो मेरे मामा के बहुत पुराने दोस्त थे और मेरी माँ को भी अच्छे से जानते थे। मेरी माँ को इस तरीके से लोगों के घरों में काम करता हुआ देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ था, क्योंकि मोहन अंकल जानते थे कि मेरे मामा तो एक बहुत ही अच्छे परिवार से हैं और मेरी माँ की यह हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। उसने हमें क्या कहते कि 2 वक्त की रोटी के लिए हम लोगों को घरों में काम करना पड़ रहा है। अंकल मेरी माँ की हर स्वभाव मदद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरी माँ को शादी को कहा। मोहन अंकल एक अच्छे परिवार से थे जिनका अपना घर था। मोहन अंकल की शादी अभी तक नहीं हुई थी। मेरी माँ की मजबूरियों को देखते हुए उन्होंने मेरी माँ को शादी का प्रस्ताव किया था। मोहन अंकल में किसी तरीके से कोई बुराई नहीं थी कि मेरी माँ को इस शादी के लिए मना कर देते। मोहन अंकल मुझे भी मेरी माँ के साथ अपनाने के लिए तैयार थे। अब उससे ज्यादा मेरी माँ को और किसी चीज की क्या उम्मीद थी। परिवार में एक मर्द का होना बेहद जरूरी होता है। कुछ दिनों में मोहन अंकल ने मेरी माँ से शादी कर ली और मुझे और मेरी माँ को अपने घर लेकर आए। अपने शादी के दिन ही मोहन अंकल ने मुझे अपने गोद में बहुत ही प्यार से उठाया और मुझे कहा था कि आज से तू मेरी बेटी हो। दिन यूं ही बीतते जा रहे थे। मोहन अंकल मुझे बहुत प्यार करते थे। शुरू शुरू में मैं उनको अंकल कहकर ही बुलाती थी,
लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से समझाया कि बेटा, मुझे पापा कहा करो, तुम मेरी बेटी हो। अपने पापा का वह रूप तो मुझे आज भी याद है। उनके आगे मोहन अंकल को पापा कहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उनके प्यार को देखकर धीरे धीरे मुझे भी उनसे बेहद प्यार हो गया और मैं अपने पापा को तो जैसे भूल ही गई। अब से मोहन अंकल ही मेरे पापा थे। मोहन अंकल एक बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करते थे। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनके शादी के बाद मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करना छोड़ दिया था। अब मेरी और मेरी माँ की जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। किसी तरीके की कोई कमी नहीं थी। हमारी जिंदगी में अच्छा खाना पीना रहन सहन सब था। अब तो हर रात मैं दूध पीकर ही सोती थी और हर त्योहार पर समय समय पर पापा मुझे बहुत सारे खिलौने दिलाया करते थे। उन्होंने मेरी परवरिश में किसी तरीके की कोई कमी नहीं रखी थी। मेरी माँ तो मुझे कई बार यहाँ तक कह देती थी कि मोहन ने तुम्हें तुम्हारे पापा से कहीं ज्यादा प्यार दिया है, हमेशा उनकी इज्जत रखना। पापा मुझे समय समय पर कहीं घुमाने भी ले जाया करते थे। मेरी मर्जी का खाना खिलाना सब कुछ करते थे। वह मेरे लिए जो एक पिता अपनी बेटी के लिए कर सकता है। मोहन अंकल के एक दोस्त थे जिनका नाम सुरेंद्र था। सुरेंद्र अंकल हमारे घर लगभग रोज ही आया करते थे। वह मेरी माँ से भी बहुत अच्छे से बातचीत किया करते थे, तो उनके आने पर मोहन अंकल का घर में होना बिल्कुल जरूरी नहीं था। कई बार वह उनके पीछे आते और घंटों बैठकर आराम से मेरी माँ से बात किया करते थे। काफी साल इसी तरीके से गुजर गए थे। अब मेरी उम्र लगभग 14 साल की हो गई थी। मोहन अंकल ने मेरा इतना ध्यान रखा था कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई थी। 14 साल की उम्र में ही मैं जवान और खूबसूरत दिखने लगी थी। मेरे शरीर में बहुत सारे बदलाव हो चुके थे। अचानक एक बच्ची से एक जवान खूबसूरत लड़की हो गई थी। मेरा कद्र भी अच्छा खासा ऊंचा था। माँ मुझे अक्सर कहा करती थी कि मोहन अंकल के सामने या सुरेंद्र अंकल के सामने चुन्नी ओढ़कर ही जाया करो। धीरे धीरे मुझे यह एहसास होने लगा था कि मेरी माँ को मेरी सुरक्षा का एहसास बहुत परेशान करने लगा है। उन्होंने मुझे मोहन अंकल और सुरेंद्र अंकल के दोनों के पास जाने से मना कर दिया करती थी। वो मुझे बिल्कुल भी उनके सामने नहीं जाने दिया करती थी। अक्सर मुझे बहाने से मेरे कमरे में ही भेज दिया करती थी। बाहर दोस्त बनाने की इजाजत तो मुझे कभी थी ही नहीं। माँ के ऐसे व्यवहार से मुझे अकेलापन महसूस होने लगा था। मुझे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा भी आता था। हमें मोहन अंकल के साथ रहते हुए लगभग 10 से 12 साल हो चुके थे। इतने सालों में मोहन अंकल ने या सुरेंद्र अंकल ने मेरे साथ कभी किसी तरीके की कोई अजीब हरकत नहीं की थी। मैं तो कहूँगी कि मुझे सगे बाप से भी ज्यादा प्यार दिया था। उन्होंने फिर माँ को यह डर ना जाने क्यों महसूस हो रहा था। एक दिन मुझे मेरी माँ ने कहा कि बेटा, तुम जाओ, जाकर बहुत अच्छे से तैयार हो जाओ। मैंने उनसे पूछा कि क्यों माँ, हम कहाँ घूमने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तुम बस बहुत अच्छे से तैयार हो जाओ। और यह रहा दूध, इसको पूरा खत्म करना जब तक मैं और मोहन बाजार से आते हैं। अच्छे से तैयार होने के बाद मैंने वो दूध खत्म किया। दूध खत्म होते ही ना जाने मुझे क्यों बेहोशी का एहसास होने लगा था। और कुछ ही समय बाद मुझे क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कुछ अता पता नहीं था। जब होश आया था तो मैं अस्पताल में बिस्तर पर थी। जब मेरी आँख खुली तो माँ मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। मैंने माँ से पूछा कि माँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, क्या हुआ है मुझे? माँ ने मुझे बताया कि बेटा, तुम सीढ़ियों से गिर गई थी और तुम्हें बहुत चोट आई थी। उस दिन जब हम बाजार से आए तो तुम हमें खून से लथपथ नीचे मिली थी। और वह यह सब बोलते हुए बहुत जोर जोर से रोने लगी। मेरी माँ से कहीं ज्यादा घबराए हुए और परेशान मुझे मोहन अंकल दिखाई दे रहे थे। वह मेरे पास आए और बड़े ही प्यार से मेरे माथे को चूमा और मुझे कहने लगे कि मेरे गुड़िया, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। कुछ ही दिनों में तुम्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी और हम सब घर चलेंगे। अभी तुम बिल्कुल ही ठीक हो। वह मुझसे पूछने लगे कि क्या तुम्हें
कुछ याद है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम कैसे गिर गई? मैं अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालने की कोशिश की। मुझे कुछ याद आया, पर मुझे कुछ याद नहीं था। तभी मेरी माँ कहने लगी कि बेटा, तुम आराम करो, तुम्हें अभी आराम की बहुत जरूरत है। अपने दिमाग पर बिल्कुल भी जोर मत डालो, यह सब बाद में होता रहेगा। कुछ ही देर में मोहन अंकल ने मेरी माँ को कहा कि तुम घर जाओ और घर जाकर आराम करो। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। काफी समय से उन्होंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था। तो माँ घर चली गई। मैं लगभग 10 दिन अस्पताल में रही थी। उन दिनों में मोहन अंकल ने मेरी बहुत देखभाल की। उन्होंने अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली थी। कुछ दिन बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली और मैं घर आई। चोट लगने से मेरा बहुत खून बह गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती थी। हमेशा एक बेचैनी सी रहती थी। पर मैंने यह बात अपनी माँ को नहीं बताई थी, क्योंकि वह पहले ही बहुत परेशान थे। मुझे लेकर घर पर ना जाने के बाद माँ और मोहन अंकल दोनों ने ही मेरा बहुत ख्याल रखा। आज मेरी माँ ने मुझे दूध दिया और दूध का गिलास देते हुए कहा था कि बेटा, कल से स्कूल जाना है। बहुत दिनों की छुट्टी हो गई है। तुम्हारी पढ़ाई भी कितनी पीछे हो गई होगी। तुम स्कूल से आओगी तो हम तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। याद है उस दिन मैंने तुम्हें कहा था कि तुम तैयार रहना। इसलिए कहा था क्योंकि मैं और मोहन तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेने के लिए गए थे। तुम्हें उस दिन अपना जन्मदिन याद ही नहीं था। वह गिफ्ट अभी तक वैसे का वैसे ही रखा है। जब तुम स्कूल से आओगी तो हम तुम्हारा जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाएंगे और तब तुम वह गिफ्ट खोलकर देखना। माँ का दिया हुआ दूध पीने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई और लाइट बंद करके लेट गई। पता नहीं लेटते ही मुझे क्या हुआ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ बहुत तेजी से धुंधला रहा था। कुछ अजीब सी बेहोशी लग रही थी। हाथ पैर उठ नहीं रहे थे। ज्यादा समय नहीं हुआ था कि मुझे अपने कमरे में किसी के आने का एहसास हुआ। जब देखा यहाँ तो मोहन अंकल थे, यानी कि मेरे पापा। मैं चुपचाप आंखें बंद करके लेटी रही। मेरे दिमाग में तो यह चल रहा था कि मैं उन्हें अचानक से जोर से चिल्लाकर चौंका दूंगी। लेकिन इससे पहले मैं कुछ करती, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उन्होंने सबसे पहले मेरा माथा चूमा और मुझसे बातें करनी शुरू कर दी। उन्होंने उसके बाद ऐसी बात बोली कि मैंने जानबूझकर अपनी आंखें खोली ही नहीं। मैं जानना चाहती थी कि आखिर यह पूरी बात है क्या। मैं चुपचाप आंखें बंद करके यह सब सुन रही थी। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे हाथ और पैर बांध दिए। इससे पहले मैं अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती, यह सब कुछ कर चुके थे। अब उन्होंने मेरे साथ वह सब कुछ किया जो उनको मेरे साथ नहीं करना चाहिए था। उन्होंने मेरी इज्जत के साथ खेला था। मुझे धमकाया था कि मैं किसी को कुछ न बताऊं, नहीं तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर उनके बातों को सुनकर बहुत डर गई थी। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब लग रही थी। माँ ने कहा कि तुम आज स्कूल मत जाओ, आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और वह मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर गई। मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि मैंने अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। कुछ देर में डॉक्टर आए और उन्होंने मेरा चेकअप किया। उसके बाद उन्होंने माँ को कुछ बताया। माँ के पैरों तले से जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने माँ को कहा कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह क्या बोल रहे हैं, और ना ही मेरी माँ को। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि यह कैसे हो सकता है, यह तो बहुत छोटी है। पर डॉक्टर ने कहा यही सच है। आज मुझे यह बात सुनकर बेखूबी समझ आया था कि बच्चा किसका होगा। अगर माँ ने मुझे पहले कभी पूछा होता तो मैं उन्हें नहीं बता पाती कि यह क्या हुआ है मेरे साथ। लेकिन कल रात की बात के बाद मैं जानती हूँ कि यह बच्चा किसका है और यह सब किसने किया है। कल रात को जब मोहन अंकल मेरे पास आए थे
तो उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि वह मेरे साथ कब से करते आ रहे हैं। उन दिन जब मेरा जन्मदिन था, उस दिन उन्होंने मेरे साथ क्या किया था, मैंने अपनी माँ को बिना डरे सब कुछ बता दिया। पर जैसे कि मुझे उम्मीद थी, उनको मेरी बात पर भरोसा नहीं था। मेरी बात को सुनते ही मेरी माँ ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर लगा दिया। वह कहने लगी कि हाँ, तुम्हारे पापा ने तो तुम्हें बहुत पहले ही बात बता दी थी कि तुम्हारी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। इसी वजह से मैं तुम्हें पापा और सुरेंद्र अंकल के आसपास रहने से मना किया था। मैं तो यह चाहती थी कि वह लोग तुम्हारे बारे में कुछ गलत राय ना बनाएं। लेकिन मोहन बिल्कुल ठीक थे। तुम ऐसे ही हो, पता नहीं कब से इस गलत रास्ते पर चल रही हो। मेरी माँ तो मुझ पर इल्जाम लगाने लगी थी। उन्होंने गुस्से में मुझे मेरे कमरे में बंद कर दिया और जब शाम को मोहन अंकल आए तो उन्होंने मेरी प्रेगनेंटी होने की बात बताई और साथ ही साथ यह भी बताया कि मैं उन्हें उनका नाम लिया है। वह गुस्से में मेरे कमरे में आए और मुझे पीटने लगे, कहने लगे कि तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार किया और तुम यह क्या कह रही हो मेरे बारे में। पर आज मैं कहाँ चुप रहने वाली थी। वो मुझे पीटे जा रहे थे और मैंने उन्हें कहा कि कल रात को जब आप अपनी हवस मिटाने के लिए मेरे कमरे में आए थे और आपने मुझसे जो भी बातें की थी वह सब मैंने सुनी थी। आप यही कह रहे थे ना, जब आप मेरे लिए गिफ्ट लेने गए थे तो आप माँ से ऑफिस का बहाना बनाकर घर वापस आ गए थे और जो दूध माँ ने मुझे दिया था उसमें आपने बेहोशी का दवा मिला दी थी और मेरे बेहोश होने पर आपने मेरा फायदा उठाया और आपका झूठ ना पता चले इसलिए आपने मुझे सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। यही कहा था ना। आपने मेरी बात सुनकर वो ऐसे कह रहे थे जैसे वह सब कुछ झूठ है। वो मुझे और ज्यादा पीट रहे थे और मेरी माँ को कहने लगे कि कैसी बेटी पैदा की है तुमने, इसको मैंने अपनी बेटी जैसा प्यार दिया और ये आज मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा रही है। मेरी माँ अभी इसी स्थिति में नहीं थी कि वह सच और झूठ में फर्क पता कर पाती। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मैं समझती हूँ कि वह गलत भी नहीं थी क्योंकि इतने सालों में मोहन अंकल ने कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं की थी कि मेरी माँ को उनके ऊपर जरा भी शक होता। मोहन अंकल ने मेरी माँ से कह दिया था कि अब मैं इस लड़की को अपने घर में नहीं रखूंगा। मेरी माँ ने उनके आगे बहुत हाथ पैर जोड़े थे कि मेरी बेटी को घर से बाहर मत निकालो, मैं उसे समझा दूंगी, लेकिन वह नहीं माने। उन्हें पता था कि हो सकता है कि वह आगे जाकर पकड़ी भी जाए। उन्होंने कहा कि वह मुझे यहाँ नहीं रख सकते और वह कहकर अपने कमरे में चले गए। मेरी माँ ने मेरी प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर दी और घर में सब ने मुझसे बात करनी बंद कर दी थी। मेरी माँ को तो लगता था कि उनकी यह शादी भी कहीं मेरी वजह से ही ना टूट जाए। मैं कमरे में पड़ी रहती थी। मौका पाकर मोहन अंकल मेरे पास आते थे और अपनी हवस मिटा लेते थे। मैं चुपचाप लाश की तरह लेटी रहती थी। क्या बोलती, मैं कौन हूँ? मेरी बात को सुनने वाला और उस पर यकीन करने वाला धीरे धीरे सुरेंद्र अंकल का भी हमारे घर में आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उनकी नज़रों में भी मेरे लिए गंदगी दिखाई देने लगी थी। मेरी माँ को तो मुझ पर भरोसा था ही नहीं। इन सब बातों से मुझे बहुत तकलीफ पहुँचती थी। एक दिन मैंने अपनी माँ का घर छोड़ दिया और हॉस्टल में चली गई। वहाँ जाकर मैंने नौकरी ढूंढ ली और नौकरी करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी जवानी मेरी मुसीबत बन गई थी। एक दिन मुझे मेरी हॉस्टल की एक दोस्त मिली। उस लड़की ने मुझे इस काम के बारे में बताया। उसने मुझे कहा कि कम समय में बहुत पैसा है मेरे पास। खोने के लिए वैसे कुछ नहीं बचा था। सब कुछ तो मैं पहले ही गंवा चुकी थी और मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं थे। अगर मैं कोई दूसरी नौकरी करती तो भगवान जाने मुझे कब पैसा मिलता और मेरी ज़रूरत कैसे पूरा हो पाती। इसलिए मैंने इसी काम को चुना।
जहाँ पर लोग पैसे देकर मेरे वक्त को खरीद लेते हैं। कुछ समय के लिए मैं हर घंटे के पैसे लेती हूँ, कभी थोड़ा काम तो कभी ज़्यादा काम। अपना कुछ समय उन मर्दों को देती हूँ और वह मुझे पैसे दे जाते हैं। कई बार तो मेरे पास ऐसे ऐसे मर्द भी आते हैं जो मुझे इतनी तकलीफ पहुँचाते हैं कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, लेकिन वह तकलीफ मेरे परिवार के तकलीफ से बहुत कम है। मोहन अंकल ने मुझे तकलीफ दी है, उसके आगे मुझे हर तकलीफ कम ही लगती है। जिंदगी में पिता का सुख था, पिता का सुख था ही नहीं। यह बात बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मैं खामोशी से यह सब बातें सुन रहा था। मैं एक छोटा सा रिकॉर्डर लेकर गया था। वहां पर उसकी बोली हुई सारी बातें उसमें रिकॉर्ड हो गई थी। उसने पहले से ही इतना धोखा खाया हुआ था कि मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उसे और कोई धोखा दे पाता। मैंने उसे सारा सच बता दिया कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं तुम्हारी बोली एक एक बात की रिकॉर्ड कर लिया। मैं बहुत समय से एक अच्छी न्यूज़ तलाश कर रहा था। जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला इसलिए मैं यहाँ आया था। मेरे बातों को सुनकर वह बहुत ही हैरान रह गई थी। मैंने उसे कहा कि अगर तुम चाहोगी तभी मैं यह न्यूज़ आगे बढ़ाऊंगा, अगर तुम मना करोगी तो मैं इसे कभी यहीं पर अभी डिलीट कर दूंगा। तुम जो कहोगी वैसा ही होगा। मैं दोनों ही बातों में तुम्हारा सम्मान करूंगा। बिना तुमसे कोई सवाल पूछे वो रोती हुई मुझसे कहने लगी कि अगर आप इस न्यूज़ को चलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा। मैंने उसे कहा कि शायद कई लड़कियां इस तरीके के लोगों से बच जाएं, शायद उसको कोई मदद हासिल हो जाए, उसमें इतनी हिम्मत आ जाए कि वह इस बारे में बाहर निकलकर बात कर पाए। उसने मुझसे कहा कि आप इस न्यूज़ को चला सकते हो। मैंने वैसा ही किया। आप लोग जितने भी मेरी इस कहानी को सुन रहे हैं, आप लोग से मेरी यही अनुरोध है कि आसपास के जितने भी दुर्घटना